दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड थी और घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। द जायका ढाबा के काउंटर पर बैठी माया के सामने आज सन्नाटा था। रोज इस वक्त तक तवे की खनक और मसालों की खुशबू से ढाबा महक उठता था, लेकिन आज यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक ढाबे के 6 सबसे पुराने और अनुभवी मास्टर कारीगर बाहर आए। उनके आगे उनका लीडर सोहन खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। सोहन ने एक कागज का टुकड़ा माया के काउंटर पर पटकते हुए कहा, माया जी, आज से हम लोग काम पर नहीं लगेंगे। या तो हमारी शर्तें मानिए, वरना आज से आपकी भट्ठी नहीं जलेगी। माया ने कागज उठाया, उस पर लिखा था, सैलरी में 30% की बढ़ोतरी और पूरे ढाबे में 30% की सीधी हिस्सेदारी। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शांत स्वर में कहा, सोहन, तुम जानते हो कि काम अभी मंदा चल रहा है। पिछले महीने ही मैंने तुम सबकी पगार बढ़ाई थी और पार्टनरशिप। ये ढाबा मेरी 10 साल की मेहनत है। तभी पीछे खड़े विकास ने तंज कसते हुए कहा, आप सिर्फ कागजों पर मालकिन हैं माया जी। दिल्ली की पब्लिक हमारे हाथ के स्वाद के लिए यहाँ आती है, आपकी शक्ल देखने नहीं। अगर हम 6 लोग अभी बाहर निकल गए तो कल सुबह आपकी एक चाय की बिक्री भी नहीं होगी। उन सबकी आंखों में वफादारी की जगह लालच साफ दिख रहा था। उन्हें लगा कि एक अकेली महिला उनसे डर जाएगी और हार मान लेगी। माया ने गहरी सांस ली। उसे अपनी वो मेहनत याद आई जब उसने छोटे से स्टॉल से ये ढाबा खड़ा किया था। उसने काउंटर के नीचे अपना हाथ डाला। सोहन को लगा कि वो शायद पैसे या चेकबुक निकाल रही है, लेकिन माया ने चाबियों का गुच्छा निकाला और सोहन के हाथ पर रख दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी कि उन छहों के चेहरों की हंसी गायब हो गई। माया ने कहा, तुम सबको लगता है कि ये ढाबा सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के जादू से चलता है। गलत हो तुम। अभी के अभी अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम जैसों की अब और ज़रूरत नहीं है। सोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, याद रखना माया, जब कल सुबह कस्टमर खाली पेट लौटेंगे तो तुम खुद रोते हुए हमारे पास आओगी। चलो भाइयों, देखते हैं ये ढाबा बिना हमारे कितने दिन टिकता है। वे छहों घमंड में भरकर ढाबे से बाहर निकल गए। पीछे माया उस सूने ढाबे में अकेली खड़ी थी। 2 घंटे बाद सुबह की भीड़ आने वाली थी और उसके पास पराठे बनाने वाला एक भी कारीगर नहीं था। सबको लग रहा था कि माया बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो टूटने वाली नहीं थी। उसने काउंटर पर हाथ मारा। एक गहरी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने अपना फ़ोन उठाया। उसने एक ऐसा नंबर डायल किया जो इस ढाबे की पूरी कहानी ही बदलने वाला था। माया ने उन लोगों को नहीं बुलाया जो सिर्फ हुनरमंद थे। उसने उन महिलाओं को फ़ोन लगाया जिन्हें उसने खुद सालों पहले खाना बनाना सिखाया था और जो आज किसी मजबूरी के चलते घर पर बैठी थीं। उसे पता था कि हुनर सिखाया जा सकता है, लेकिन वफादारी और जज्बा खून में होता है। उस सुबह दिल्ली ने देखा कि द जायका ढाबा न सिर्फ खुला, बल्कि वहाँ का स्वाद पहले से कहीं ज्यादा लाजवाब हो गया था। और वह छहों कारीगर जो अपनी अकड़ में बाहर निकले थे, वे आज भी शहर की गलियों में काम की तलाश में भटक रहे हैं। फ़ोन पर माया ने बस एक ही बात कही थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और शायद तुम्हें मेरी। सामने से आवाज़ आई, दीदी, हम बस आपके इशारे का इंतज़ार कर रही थी। माया ने फ़ोन रखा और ढाबे के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी। उसे पता था कि अगले 2 घंटों में जो होने वाला है वो दिल्ली के रेस्टोरेंट बिजनेस में एक मिसाल बनने वाला था। अभी वो पिछले दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि अचानक सामने से वही 6 कारीगर फिर से दिखाई दिए। उन्हें लगा था कि माया अंदर रो रही होगी या बदहवास होकर उन्हें मनाने के इंतजार में होगी, लेकिन माया को पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा देख सोहन का माथा ठनका। सोहन ने ठहाका मारते हुए कहा, क्या हुआ माया जी? फ़ोन मिला लिया किसी से? पर याद रखना, दिल्ली के इस इलाके में लच्छा पराठा बनाने का हुनर सिर्फ हमारे हाथों में है। कल सुबह जब भीड़ आएगी तो क्या तुम खुद तवे पर उतरोगी? माया ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, वो बस अपने काम में जुटी रही। उसने एक बाल्टी पानी उठाया और पास पड़े पुराने और धूल भरे तवों को खुद ही साफ करने लगी। सोहन और उसके साथियों का घमंड और बढ़ गया। सुरेश बोला, लगता है मैडम पागल हो गई हैं। चलो भाई, देखते हैं कल ये क्या जादू करती हैं। वे लोग ढीठ बनकर वहीं फुटपाथ पर खड़े रहे, शायद इस उम्मीद में कि माया थोड़ी देर में हार मानकर उन्हें बुला लेगी। लेकिन तभी एक पीली वैन ढाबे के सामने आकर रुकी। वैन से एक एक करके 6 महिलाएं उतरीं। इनमें से कोई मध्यम उम्र की थी तो कोई युवा। उनके हाथ में अपने अपने औजार और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ये वो महिलाएं थीं जिन्हें माया ने पिछले कई सालों में अपने एनजीओ के जरिए न सिर्फ खाना बनाना सिखाया था, बल्कि उन्हें हुनर का असली मतलब भी समझाया था। माया ने उन्हें देखकर बस इतना कहा, वक्त कम है, भट्टियां गरम करो। आज हमें साबित करना है कि स्वाद उंगलियों में नहीं, नियत और जज्बे में होता है। सोहन और उसके साथी अपनी जगह पत्थर की तरह जम गए। उन्होंने सोचा था कि माया उन्हें बुलाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा लाइनअप ही बदल गया था। माया ने उन महिलाओं को इशारा किया और देखते ही देखते ढाबे के अंदर हलचल शुरू हो गई। मसालों की खुशबू हवा में घुलने लगी,
जो पिछले 8 सालों से एक ही तरह की थी, आज उसमें एक नई ताजगी और महक थी। रमेश, जो उन महिलाओं में से सबसे अनुभवी थी, ने माया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना एप्रन बांधा। उसने माया से कहा, दीदी, आप चिंता मत करो, आज हम वो लच्छा पराठा खिलाएंगे जिसे खाकर लोग आपकी पुरानी कारीगरी को भूल जाएंगे। सोहन और उसकी टोली अब भी वहीं खड़ी थी और उनकी नजरें उन महिलाओं पर टिकी थीं। वे देख रहे थे कि कैसे माया का ढाबा अब एक नई ऊर्जा के साथ तैयार हो रहा था। तभी माया ने अपनी अलमारी खोली और वहां से एक पुरानी सी डायरी निकाली, जिसके पन्नों में उसके पिता के हाथ के लिखे हुए वो गुप्त मसाले के नुस्खे थे जो उसने आज तक किसी को नहीं बताए थे, न ही सोहन और उसकी टीम को। उसने उन मसालों को एक एक करके तैयार करना शुरू किया और उन मसालों की खुशबू ढाबे की दहलीज पार करके बाहर खड़ी भीड़ को अपनी ओर खींचने लगी। अभी तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होने वाला था, जिसे देखकर उन कारीगरों की रूह कांपने वाली थी। सुबह के 6 बज चुके थे और दिल्ली की सड़कों पर दफ्तर जाने वालों की चहल पहल शुरू हो गई थी। द जायका ढाबा के सामने से गुजरने वाले लोग उस खुशबू को महसूस कर पा रहे थे जो आज पहले के मुकाबले ज्यादा सौंधी और देसी थी। सोहन और उसके साथी अब भी वहीं फुटपाथ पर जमे थे, इस उम्मीद में कि माया की नई टीम नाकाम हो जाएगी। लेकिन तभी शहर के सबसे पुराने फूड क्रिटिक खन्ना जी की गाड़ी ढाबे के ठीक सामने आकर रुकी। खन्ना जी सालों से माया के ढाबे के नियमित ग्राहक थे और उन्हें स्वाद की गहरी परख थी। सोहन ने खन्ना जी को आते देख एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, देखना भाइयों, आज ये मैडम की दाल नहीं गलने वाली। खन्ना जी को असली लच्छा पराठा चाहिए और वो इन औरतों के हाथ का खाना खाते ही भड़क जाएंगे। खन्ना जी अंदर आए, उन्होंने माया को काउंटर पर देखा और बाकी नई टीम को काम करते हुए पाया। उन्होंने मेज पर बैठकर एक प्लेट पराठा और दाल मखनी का ऑर्डर दिया। सोहन और उसके साथी अपनी सांसें थामे खिड़की से अंदर झांक रहे थे। अंदर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। माया की बनाई टीम के चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। माया ने खुद खन्ना जी की मेज तक खाना पहुंचाया। खन्ना जी ने पहला निवाला तोड़ा, उसे दाल में डुबोया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सोहन की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि बस अब खन्ना जी चिल्लाएंगे और कहेंगे कि स्वाद बदल गया है। पूरी सड़क पर सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे ढाबे की किस्मत का फैसला बस खन्ना जी के एक शब्द पर टिका है। खन्ना जी ने खाना खत्म किया, अपनी उंगलियां चाटी और माया को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, माया, आज के पराठे में वो पुरानी अकड़ नहीं थी, इसमें आज एक माँ के हाथ का स्वाद और प्यार है। मैंने पिछले कई सालों में यहाँ खाना खाया है, लेकिन आज जैसा स्वाद मैंने पहली बार महसूस किया है। सोहन और उसकी टोली यह सुनकर सन्न रह गई। उनका घमंड जैसे पल भर में चकनाचूर हो गया। खन्ना जी ने अपना पर्स निकाला और न केवल खाने के पैसे दिए, बल्कि जाते जाते माया को सलाह दी कि आज से वो एक नया मेन्यू कार्ड छपवा ले। सोहन से रहा नहीं गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, ये सब दिखावा है, 2-4 दिन की बात है, सब पुराने स्वाद को याद करके फिर हमारे पास ही आएंगे। लेकिन माया ने सोहन की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। उसने काउंटर के नीचे से एक और बड़ा डिब्बा निकाला, जिसमें उसने उन मसालों को पैक किया था जो उसने खुद तैयार किए थे। उसने बाहर आकर सोहन के सामने उन डिब्बों को कूड़ेदान में डाल दिया और बहुत ठंडे लहजे में बोली, तुम लोग जिस स्वाद को अपना समझते थे, वो मेरे पिता के नुस्खे थे, जो मैंने तुम्हें एक हुनर मानकर सिखाए थे। अब वो हुनर मेरा है और उसकी आत्मा मेरी इस नई टीम के पास है। इतना सुनते ही सोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि माया सिर्फ ढाबा नहीं चला रही थी, वो एक साम्राज्य खड़ा कर रही थी। भीड़ अब ढाबे के अंदर बढ़ने लगी थी और माया की टीम इतनी फुर्ती से काम कर रही थी कि किसी को भी पुराने कारीगरों की कमी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था, क्योंकि सोहन और उसके साथियों ने हार मानने के बजाय एक ऐसी साजिश रची थी जिससे माया का पूरा ढाबा एक कानूनी मुसीबत में फंस सकता था। वे चुपचाप वहां से हटे, लेकिन उनकी नज़रें ढाबे के बिजली के मीटर और गैस कनेक्शन पर टिकी थीं। वे जानते थे कि अगर कल सुबह का पीक आवर फेल हो गया तो माया के सारे ग्राहक छिन जाएंगे। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था और ढाबे के बाहर ग्राहकों की कतारें लंबी होने लगी थीं। सोहन और उसके साथी पास की एक संकरी गली में जाकर छिप गए थे, जहां से वे बड़े गौर से ढाबे की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। सोहन ने अपने साथी सुरेश से फुसफुसाते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत है, थोड़ी देर रुक जाओ। जब भीड़ अपने चरम पर होगी और माया की ये औरतें हड़बड़ा जाएंगी, तब हम देखेंगे कि ये मैडम कैसे अपना साम्राज्य बचाती हैं। उनकी योजना बहुत ही नीच थी। उन्हें पता था कि ढाबे की पुरानी वायरिंग और गैस पाइपलाइन की स्थिति नाजुक है, और अगर वे बाहर से मेन स्विच को ट्रिप कर दें या गैस की सप्लाई में हल्की सी रुकावट पैदा कर दें तो अंदर अफरा तफरी मच जाएगी। ढाबे के अंदर माया का उत्साह देखने लायक था। वो एक तरफ ग्राहकों का स्वागत कर रही थी और दूसरी तरफ अपनी उन 6 महिलाओं का हौसला भी बढ़ा रही थी। तभी अचानक पूरे ढाबे की लाइट झपकने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ बिजली गुल हो गई।
ढाबे के अंदर अंधेरा छा गया और चूल्हों पर चढ़ी गैस की आंच भी बुझ गई। अचानक हुए इस सन्नाटे से ग्राहक चौंक गए और थोड़ी घबराहट फैलने लगी। सोहन और उसके साथी दूर से ये सब देखकर कुटिल मुस्कान के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि तभी माया ने एक बहुत ही शांत और संयमित फैसला लिया। अंधेरे में भी माया का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। उसने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया और बाहर की तरफ लटके हुए कुछ पुराने लालटेन और मशालें जलवा दी, जिन्हें उसने सजावट के तौर पर रखा था। ढाबा अचानक एक पुरानी दिल्ली की पारंपरिक हवेली जैसा महकने और दिखने लगा। उसने अपनी टीम से कहा, घबराओ मत, आज हम गैस का इंतजार नहीं करेंगे। माया ने अपने पुराने संदूक से कोयले की 2 बड़ी अंगीठियां निकलवाईं। उसे पता था कि कभी न कभी ऐसी मुश्किल आ सकती है, इसलिए उसने हमेशा तैयारी रखी थी। कुछ ही पलों में अंगीठियों की धधकती आग और लालटेन की मध्यम रोशनी ने ढाबे को और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया। बाहर खड़े लोग, जो शायद वहां से जाने वाले थे, इस नए और अनोखे माहौल को देखकर और ज्यादा आकर्षित हो गए। सोहन और उसके साथी जब ढाबे के करीब आए तो ये देखकर दंग रह गए कि लोग बिजली के बिना भी वहां बैठकर खाना खा रहे थे और खाने की खुशबू पहले से कहीं ज्यादा सौंधी और बेहतरीन लग रही थी। माया ने देखा कि उसकी टीम ने कोयले पर पराठे सेंकना शुरू कर दिया है, जिसका स्वाद गैस के मुकाबले कहीं ज्यादा लाजवाब और सौंधा होता है। माया बाहर निकली और उसने सोहन को सीधे अपनी आंखों में देखा। उसने धीरे से कहा, तुमने सोचा था कि मेरा चूल्हा बुझा दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे एक नई और बेहतर तकनीक सिखा दी। अब मेरा हर पराठा एक असली देसी लच्छा पराठा बन गया है। सोहन का कलेजा मुंह को आने लगा। जो ढाबा बंद होने की कगार पर था, वो अब शहर का सबसे चर्चित कोयले वाला देसी ढाबा बन चुका था। तभी माया ने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने का नाटक करते हुए कहा, बिजली विभाग को भी बुलाना होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोई हमारे मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसकी मुझे पूरी शंका है। यह सुनकर सोहन और उसके साथी डर के मारे वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। लेकिन उनकी हार का ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि माया ने अब कुछ ऐसा करने का मन बना लिया था जिससे उन 6 कारीगरों का करियर पूरी तरह से खत्म होने वाला था। उसने अपनी एक महिला साथी के हाथ में एक छोटा सा कैमरा थमाया और कहा कि आज जो भी कुछ बाहर हुआ उसके सबूत जुट चुके हैं। माया ने अब केवल ढाबा नहीं बचाया था, बल्कि एक ऐसी जंग छेड़ दी थी जिसमें जीत तो उसी की होनी तय थी। माया के अंदर का ये हौसला यूं ही नहीं आया था। इस स्वावलंबन के पीछे उसका वो दर्द छिपा था जो उसने अपने ससुराल के चारदीवारी में सालों तक सहा था। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल गई थी तो वहां के लोग उसे सिर्फ घर की एक ऐसी मशीन समझते थे जिसकी अपनी कोई इच्छा या पहचान नहीं होनी चाहिए। उसके पति और ससुराल वालों ने उसे हमेशा यही ताना दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बाहर की दुनिया के लिए बनी ही नहीं हो। जब उसने ढाबा खोलने की बात कही थी तब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था और कहा था कि देखते हैं तुम्हारी ये दुकान कितने दिन चलती है। माया ने वो सब कुछ भुगता था, वो अपमान, वो बेबसी और वो अकेलापन जिसने उसे पत्थर जैसा मजबूत बना दिया था। इसीलिए जब उसने उन 6 महिलाओं को चुना तो उसने उन्हें सिर्फ कारीगर या कर्मचारी के तौर पर नहीं देखा। उसे वे महिलाएं अपने पुराने जख्मों की तरह लग रही थीं, जो समाज और घर की जकड़न में घुट रही थीं। उसने उन महिलाओं को अपने पास बैठाकर एक बात साफ साफ कह दी थी, देखो बहनें, मुझे यहाँ सिर्फ काम करने वाली मशीनें नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ किसी को भी अपने हक के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। हम यहाँ सब बराबर हैं और अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें फिर से बेघर नहीं कर पाएगी। माया ने उन महिलाओं को अपने परिवार का वो हिस्सा बनाया था जिसे उसने ससुराल में कभी नहीं पाया था। उस दिन जब कोयले वाली अंगीठी पर पराठे बनते हुए भीड़ उमड़ी तो माया के मन में एक गहरा सुकून था। उसने देखा कि ये महिलाएं न केवल काम कर रही थीं, बल्कि वे अब मुस्कुरा भी रही थीं। उनमें एक अलग आत्मविश्वास था। उन्हें पता था कि माया उन्हें कभी भी कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं करेगी। माया ने उनसे कहा, मेरे साथ काम करने का मतलब है कि तुम सब इस ढाबे की मालकिन हो। हम मिलकर इस मुनाफे को बांटेंगे और एक ऐसी ताकत बनेंगे कि कल अगर कोई पुरुष कारीगर हमें डराने आए तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहां अगर किसी एक महिला को घर में कोई परेशानी होती तो बाकी की 5 महिलाएं उसके घर जाकर उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जातीं। अचानक माया की नज़र ढाबे के कोने में बैठी एक नई लड़की पर पड़ी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री के चेहरे पर अभी भी वही खौफ था जो कभी माया के चेहरे पर हुआ करता था, अपने पति के हाथों मिली प्रताड़ना का खौफ। माया उसके पास गई, उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ सावित्री, घबरा रही हो? सावित्री ने कांपते हाथों से अपनी झोली से एक चिट्ठी निकाली। वो उसके ससुराल वालों का पत्र था जिसमें लिखा था कि अगर वो वापस घर नहीं लौटी तो वे उसे जान से मार देंगे। ये देखकर माया की आंखें लाल हो गईं। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक ढाबे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी महिलाओं की जंग है जो अपनी पहचान तलाश रही हैं।
माया ने उस चिट्ठी को वहीं चूल्हे की आग में जला दिया और दृढ़ता से सावित्री का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से तुम्हारा असली घर ये ढाबा है और हम तुम्हारी वो सुरक्षा कवच हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसने ये बात न केवल सावित्री से कही बल्कि ढाबे में मौजूद हर महिला से कही। उसने महसूस किया कि उसका ढाबा अब सिर्फ लच्छा पराठे के लिए नहीं बल्कि उन दबी कुचली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका था। बाहर सोहन और उसके साथी अपनी साजिशें रच रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब माया के पास केवल 6 औरतें नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बाती साथ था जो किसी भी तूफान को रोकने का दम रखता था। माया ने अपनी टीम को अब एक नया काम सौंपा, जो इस ढाबे को सिर्फ एक रेस्टोरेंट से बदलकर शहर का सबसे चर्चित महिला सशक्तिकरण केंद्र बनाने वाला था। सोहन और उसके साथियों को लगा था कि माया की नई टीम डर जाएगी, लेकिन माया ने उन्हें जो जवाब दिया वो किसी कानूनी नोटिस से ज्यादा करारा था। सोहन ने जब हिम्मत करके ढाबे के पास आकर धमकाना शुरू किया तो माया ने अपना काम नहीं रोका बल्कि अपनी टीम की उन महिलाओं के साथ मिलकर एक ऐसी घरेलू योजना पर काम किया जो सीधे उन मर्दों के अहंकार पर चोट करती थी। माया जानती थी कि सोहन जैसे लोग तब तक परेशान करेंगे जब तक उन्हें ये न लगे कि उनकी कोई औकात नहीं बची। उसने उन 6 महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, बहनों, आज हमें डरना नहीं बल्कि अपनी एकजुटता से इन्हें ये एहसास दिलाना है कि घर की रसोई चलाने वाली औरतें जब सड़क पर उतरती हैं तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माया ने बहुत ही शातिर और घरेलू तरीके से एक रणनीति तैयार की। उसने शहर की उन सभी महिलाओं के साथ एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया जो खुद कभी न कभी अपने पतियों या ससुराल वालों के जुल्मों से परेशान रही थीं। उसने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया बल्कि उन महिलाओं की किटी पार्टी और मोहल्ले की मीटिंग्स के जरिए एक ऐसी खबर फैला दी कि द जायका ढाबा पर अब सिर्फ महिलाओं का राज है और वहां कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले दिन जब सोहन और उसके साथी अपनी धमकियां लेकर ढाबे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि पास पड़ोस की दर्जनों महिलाएं हाथ में बेलन और चिमटा लिए खड़ी थीं। माया ने चुपचाप पुलिस के बजाय मोहल्ले की उन जागरूक महिलाओं को इकट्ठा कर लिया था जो खुद अपने घरों में ऐसी ही प्रताड़ना सह चुकी थीं। माया ने सोहन के सामने आकर कहा, सोहन, तुम जिसे मेरा कमजोर पक्ष समझते थे वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जैसे लोग अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन उन महिलाओं पर करते हो जो अकेली होती हैं, लेकिन आज तुम एक ऐसी फौज के सामने खड़े हो जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। सोहन ने जब देखा कि उसके पीछे मोहल्ले की इतनी सारी महिलाएं जमा हो गई हैं तो उसकी हवाइयां उड़ गईं। माया ने उन महिलाओं के साथ मिलकर सोहन और उसके दोस्तों का हुक्का पानी बंद करवा दिया। उसने आसपास के सभी दुकानदारों और सप्लायर्स को कह दिया कि जो कोई भी इन 6 कारीगरों को काम देगा वो इस पूरे इलाके की महिलाओं का बहिष्कार झेलेगा। देखते ही देखते उन कारीगरों को पूरी दिल्ली में कहीं काम मिलना बंद हो गया। माया ने एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कही जो हर उस महिला के लिए थी जो अपने ससुराल के बंधनों से लड़ रही थी। उसने सोहन से कहा, तुमने मुझे घर से इसलिए निकाला था क्योंकि तुम्हें लगता था कि एक औरत अपने दम पर रोटी नहीं कमा सकती। आज देख लो, इसी रसोई के दम पर मैंने न केवल अपना घर बसाया बल्कि उन महिलाओं को भी सहारा दिया जिन्हें तुम्हारे जैसे मर्द अपने पैरों की धूल समझते थे। सोहन और उसकी टोली, जो कभी बड़े गर्व से अपनी कुशलता का बखान करती थी, अब शहर की गलियों में भीख मांगने की स्थिति में आ गई थी। माया ने सिर्फ उन्हें सबक नहीं सिखाया बल्कि उन सभी महिलाओं को सिखाया कि कैसे वे अपनी रसोई की ताकत से अपनी आत्मनिर्भरता बना सकती हैं। उसने ढाबे के एक हिस्से में एक ऐसी पाठशाला शुरू कर दी जहां वो घर की महिलाओं को व्यावसायिक खाना बनाना सिखाती थी ताकि उन्हें कभी भी अपने पति या ससुराल वालों के सामने झुकना न पड़े। माया का ढाबा अब सिर्फ पराठों के लिए नहीं बल्कि उन महिलाओं के लिए एक स्कूल बन गया था जहां वे अपनी इज्जत और अपना करियर खुद बुनना सीख रही थीं। सोहन के पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि दिल्ली के जिस भी कोने में वो जाते उन्हें वहां माया के जरिए सशक्त बनी कोई न कोई महिला मिल जाती जो उसे ये याद दिलाती कि वक्त बदल चुका है। माया ने साबित कर दिया था कि जो औरत घर संभालना जानती है वो दुनिया को ठिकाने लगाना भी बखूबी जानती है। सोहन और उसके साथियों का घमंड उस दिन पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। उन्होंने जिस माया को एक असहाय महिला समझकर उसका बिजनेस हड़पने की साजिश रची थी उसी ने आज उन्हें पूरी दिल्ली में आईना दिखा दिया था। वे लोग जो अपनी कारीगरी के नशे में चूर थे अब किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट में जाने लायक नहीं रहे थे क्योंकि द जायका ढाबा के उस घटनाक्रम की गूंज हर छोटे बड़े दुकानदार तक पहुंच चुकी थी। लोग अब ऐसे कारीगरों को अपने यहाँ काम पर रखने से डरते थे जो अपनी मालकिन के साथ विश्वासघात कर सकते थे। माया का ढाबा अब और भी तेजी से फल फूल रहा था। वो सिर्फ लच्छा पराठे की दुकान नहीं रही थी बल्कि वो उन सभी महिलाओं के लिए एक मशाल बन गई थी जो अपने ससुराल की दहलीज और पति के तानों से तंग आकर अपनी पहचान खो चुकी थीं। सावित्री और बाकी महिलाओं ने अब खुद के पैरों पर खड़ा होकर न केवल अपने घरों की आर्थिक स्थिति बदली थी
बल्कि अपने पतियों और ससुराल वालों के उन सवालों के भी करारे जवाब दिए थे जो उन्हें हमेशा कमजोर समझते थे। माया ने एक दिन उन महिलाओं को साथ बिठाकर कहा, बहनों, हमने सिर्फ एक ढाबा नहीं जीता, हमने अपनी आज़ादी जीती है। आज से हम एक दूसरे की ढाल हैं, और याद रखना, जो महिला अपनी रसोई से स्वाद की दुनिया बदल सकती है, वो समाज में अपना सम्मान भी खुद बना सकती है। माया ने उस ढाबे को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां उसकी कामयाबी की चर्चा हर तरफ थी। सोहन और उसकी टोली, जो कभी माया को बर्बाद करने की धमकी देती थी, आज उसके ढाबे के बाहर से गुजरते हुए अपनी नजरें झुका लेती थी। माया ने अपनी कहानी से दिल्ली की हर उस महिला को ये सिखा दिया था कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हौसला और एकजुटता का साथ हो तो हर हाल में जीत उसी की होती है जो टूटने के बजाय खुद को संवारना चुनता है। आज द जायका ढाबा की भट्ठियां पहले से कहीं ज्यादा तेज आग से धधक रही थीं, और उस आग में माया के उन पुराने दुखों की राख पूरी तरह जलकर खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद सिर्फ सफलता का एक नया और सुनहरा अध्याय बचा था। सोहन और उसके साथियों का घमंड उस दिन पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। उन्होंने जिस माया को एक असहाय महिला समझकर उसका बिजनेस हड़पने की साजिश रची थी, उसी ने आज उन्हें पूरी दिल्ली में आईना दिखा दिया था। वे लोग जो अपनी कारीगरी के नशे में चूर थे, अब किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट में जाने लायक नहीं रहे थे, क्योंकि द जायका ढाबा के उस घटनाक्रम की गूंज हर छोटे बड़े दुकानदार तक पहुंच चुकी थी। लोग अब ऐसे कारीगरों को अपने यहाँ काम पर रखने से डरते थे जो अपनी मालकिन के साथ विश्वासघात कर सकते थे। माया का ढाबा अब और भी तेजी से फल फूल रहा था। वो सिर्फ लच्छा पराठे की दुकान नहीं रही थी, बल्कि वो उन सभी महिलाओं के लिए एक मशाल बन गई थी जो अपने ससुराल की दहलीज और पति के तानों से तंग आकर अपनी पहचान खो चुकी थीं। सावित्री और बाकी महिलाओं ने अब खुद के पैरों पर खड़ा होकर न केवल अपने घरों की आर्थिक स्थिति बदली थी, बल्कि अपने पतियों और ससुराल वालों के उन सवालों के भी करारे जवाब दिए थे जो उन्हें हमेशा कमजोर समझते थे। माया ने एक दिन उन महिलाओं को साथ बिठाकर कहा, बहनों, हमने सिर्फ एक ढाबा नहीं जीता, हमने अपनी आज़ादी जीती है। आज से हम एक दूसरे की ढाल हैं, और याद रखना, जो महिला अपनी रसोई से स्वाद की दुनिया बदल सकती है, वो समाज में अपना सम्मान भी खुद बना सकती है। माया ने उस ढाबे को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां उसकी कामयाबी की चर्चा हर तरफ थी। सोहन और उसकी टोली, जो कभी माया को बर्बाद करने की धमकी देती थी, आज उसके ढाबे के बाहर से गुजरते हुए अपनी नजरें झुका लेती थी। माया ने अपनी कहानी से दिल्ली की हर उस महिला को ये सिखा दिया था कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हौसला और एकजुटता का साथ हो तो हर हाल में जीत उसी की होती है जो टूटने के बजाय खुद को संवारना चुनता है। आज द जायका ढाबा की भट्ठियां पहले से कहीं ज्यादा तेज आग से धधक रही थीं, और उस आग में माया के उन पुराने दुखों की राख पूरी तरह जलकर खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद सिर्फ सफलता का एक नया और सुनहरा अध्याय बचा था। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, और इसका किसी व्यक्ति विशेष या वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके।